सर्वांग समता नाम से स्पष्ट है, सर्व जोड़ अंग जोड़ समता। सर्व का अर्थ होता है सभी, सर्व का सभी। अंग तो समझ रहे हैं, जैसे हम लोगों का शरीर है तो हाथ पैर मुंह नाक ये सब हमारे अंग हैं। तो सर्व अंग यानी सभी अंग, सर्व अंग। और समता, समता इन बराबरी, सभी अंग बराबर। तो सर्वांग समता का अध्ययन हम करेंगे और उसमें भी हम मुख्य रूप से सर्वांग समता में त्रिभुज की सर्वांग समता पर ध्यान देंगे। तो सर्वांग समता यानी सभी अंगों की समानता हमें देखनी है। कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हम फोटोग्राफ अपना लेने जाते हैं स्टूडियो में, तो एक तरह के फोटोग्राफ बहुत सारे हमें मिलते हैं, कोई 20, कोई 30, कोई 50, जैसा हम डिमांड करते हैं वैसे हमें फोटोग्राफ मिलता है। तो उसमें जो एक साइज के जो फोटोग्राफ होते हैं, सब में हमारे हाथ पैर नाक सबका साइज एक जैसा होता है ना। तो उसमें देखते हैं कि सभी अंग समान माप के, जैसे किसी का ऐसा नहीं, किसी का नाक किसी फोटो में बड़ा हो, किसी में छोटा हो गया, सब में सेम रहता है। तो सर्वांग समता ऐसे समझना है कि शेप और साइज सेम हो, आकार और माप, आकार और माप सेम होना चाहिए। आकार और माप दो चीजों को समझना है। आकार को बोलते हैं शेप, आकार को क्या कहते हैं? शेप, SHAPE, शेप। आकार को शेप कहते हैं और माप को कहते हैं साइज। क्या बोलते हैं? साइज। जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान में तो कहते हैं नहीं ये M साइज का चाहिए, L साइज का चाहिए, है ना, S साइज का चाहिए। तो जिसका बॉडी का डायमेंशन जैसा होता है वैसा हमें लेना पड़ता है। तो वहां पर साइज है, साइज मीन्स छोटा बड़ा, साइज मीन्स छोटा बड़ा। शेप कैसे समझना है? जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये एक स्क्वायर है यानी वर्ग है, और ये है ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल। तो इसका शेप और इसका शेप दोनों डिफरेंट है, दोनों का शेप क्या है? डिफरेंट है। अगर हम इसी के जैसा यहाँ पर एक छोटा सा एक और स्क्वायर बनाते हैं तो कहेंगे दोनों का शेप सेम है, दोनों का शेप सेम है, लेकिन साइज में फर्क है। इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। फिर ये ट्रायंगल है यानी त्रिभुज, तो इसमें हम कहेंगे ये देखिए ये साइज छोटा, ये साइज बड़ा है। तो आप समझ गए शेप, ये दोनों अलग अलग शेप के हैं, दोनों का शेप अलग अलग है। तो जब हम फोटोग्राफ लेते हैं तो होता है कभी कभी ऐसा कि जैसे 20 हमें A4 ये कहते हैं ना पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ मिलता है हमें। तो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ मिलता है और कभी कभी छोटा छोटा साइज का भी कुछ फोटो बना के दे देता है, वो टिकट साइज का बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टिकट साइज का। तो वो जो फोटोग्राफ होता है वो छोटा छोटा होता है ना। अगर पासपोर्ट साइज का फोटो इतना बड़ा है तो टिकट साइज का फोटो इतना बड़ा रहता है ना। तो कहेंगे कि हाँ इसमें शेप सेम है, शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो विभिन्न साइज के फोटोग्राफ अगर हमें मिलते हैं तो उसमें शेप क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सर्वांग समता में शेप और साइज दोनों मिलना चाहिए। सर्वांग सम तभी कहेंगे दो आकृतियों को जब शेप और साइज दोनों मिलेगा। डिफरेंट कोई एक भी डिफरेंट हुआ तो फिर वो नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि सभी अंग सम होने चाहिए यानी बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि अंग कौन कौन है, पहले अंग को पहचानना पड़ेगा। तो मैंने जैसे कहा आपको ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रायंगल से पहले हम लोग देखें कि एग्जाम्पल में हम कभी सर्कल देखते हैं, ये एक सर्कल है और ये छोटा सर्कल है। तो देखिए इन दो सर्कल में देख रहे हैं, दोनों सर्कल यानी वृत्त। सर्कल का मतलब क्या होता है? वृत्त। तो दोनों वृत्त ये शेप सेम है और साइज डिफरेंट है।
फिर एक और वृत्त अगर हम खींचते हैं तो ये भी देख रहे हैं कि शेप सेम है और साइज डिफरेंट है। इस तरह से हम बहुत सारे सर्कल खींचेंगे। तो आप गौर करेंगे कि कोई भी दो सर्कल अगर लेते हैं, वृत्त लेते हैं, तो उनके शेप सेम होते हैं लेकिन साइज डिफरेंट होते हैं। शेप सेम होंगे लेकिन साइज डिफरेंट होंगे। तो ये बात आएगी सर्कल में। तो ऐसे कह सकते हैं कि किन्हीं दो हम वृत्तों को लें तो उनमें शेप सेम और साइज डिफरेंट है। साइज अगर सेम करना हो तो उसके लिए रेडियस को यानी त्रिज्या को सेम करना होगा। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या अगर ये r है और ये भी r है तो दोनों वृत्त क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो किन्हीं दो वृत्तों के सर्वांगसम होने की शर्त है कि दोनों की त्रिज्याएं समान हो। दोनों की त्रिज्याएं क्या हो? समान हो। तो हमें किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याओं को बराबर करना होगा उन्हें सर्वांगसम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये भी r है, ये भी r है, तो दोनों की त्रिज्याएं समान है, इसलिए दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम। दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम। त्रिज्याएं समान लेकिन वृत्त सर्वांगसम। ठीक है, फिर दो रेखाखंड सर्वांगसम कब होंगे? दो रेखाखंड सर्वांगसम तब होंगे जब उनकी लंबाइयां समान होंगी। किन्हीं दो रेखाखंडों के सर्वांगसम होने के लिए उनकी लंबाइयों का समान होना आवश्यक है। बस, क्योंकि इसमें मोटाई तो होती नहीं है, चौड़ाई तो होती नहीं है, रेखाखंड है, उसमें केवल लंबाई होगी ना। तो उसमें लंबाइयां अगर समान है तो दो रेखाखंड क्या होंगे? दो रेखाखंड सर्वांगसम होंगे। तो दो रेखाखंडों के सर्वांगसम होने के लिए उनकी लंबाइयों का समान होना आवश्यक है, जबकि दो वृत्तों के सर्वांगसम होने के लिए उनकी त्रिज्याओं का समान होना आवश्यक है। कोई भी दो वर्ग ले तो उनके शेप समान होंगे, उनके शेप समान होंगे लेकिन साइज डिफरेंट हो सकते हैं। किन्हीं दो वर्गों के शेप यानी आकार हमेशा समान होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इस तरह से अगर है ना, तो आप इसके अंदर अगर ये बना दें ऐसे, फिर यहां देखिए आप ऐसे बना दें, फिर ये छोटा सा ऐसे बना दें, तो आप देखिए कि किन्हीं दो वर्गों के शेप यानी आकार समान होंगे लेकिन साइज डिफरेंट हो सकते हैं। साइज मींस माप, साइज मींस माप। साइज डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन शेप हमेशा एक ही होंगे यानी समान ही होंगे। यदि किन्हीं दो वर्गों में भुजाओं की लंबाइयां समान हैं तो वे वर्ग सर्वांगसम होंगे। तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ट्राई मीन्स थ्री होता है, एंगल मीन्स कोण होता है। तो ऐसे त्रिभुज हम लोग हिंदी में कहते हैं। त्रि का अर्थ हुआ तीन और भुज यानी भुजा। तो इसमें देख सकते हैं यह तीन सरल रेखा खंडों को हम इस तरह से अगर सजाते हैं तो एक बंद आकृति जो प्राप्त होती है, इस तरह की ये जो आकृति प्राप्त होती है इसे हम त्रिभुज कहेंगे। और ये समझिए इस तरह से बनेगा। तो ये हमने देखा कि किस तरह से निर्माण होता है त्रिभुज का। और ये देखिए यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं ना, इस बिंदु को कहते हैं शीर्ष। तो इस शीर्ष का नाम हम ए देते हैं। फिर ये शीर्ष बी है और ये फिर शीर्ष सी है। तो किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। फिर ए बी को भुजा ए बी बी सी और सी ए यानी ए सी, तीन भुजाएं हो गई। उसके बाद यह जो आकृति बन रही है इसे हम कोण कहते हैं। त्रिभुज का कोण कहेंगे। ये ए
बी और सी, ये 3 कोण हो गए और ये 3 भुजाएं हो गए। शीर्ष जो हम कह रहे हैं, शीर्ष कोण का ही हिस्सा होता है। अगर ये कोण है, इस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण। इस तरह की आकृति को क्या कहते हैं? कोण। तो ये 2 किरण जिनका ये देखिए उभयनिष्ठ बिंदु है ना, इस तरह से ये जो आकृति बन गई, इस आकृति को हम क्या कहते हैं? कोण। यह कोण है और कोण का ही एक हिस्सा होता है। यहाँ जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इसे ही हम लोग शीर्ष कहते हैं, कोण का शीर्ष कहते हैं। इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये देखिए 3 कोण और 3 भुजाएं कुल मिलाकर के 6 हो गए। कितने हो गए? 6। और शीर्ष भी कोण का ही हिस्सा है। शीर्ष किसका हिस्सा है? कोण का। तो किसी भी त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। 3 कोण और 3 भुजाएं। 3 कोण और 3 भुजाएं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपसे प्रश्न करता है कि किसी त्रिभुज में कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। 3 कोण और 3 भुजाएं। अब हमें त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन करना है। एक त्रिभुज और हम बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे त्रिभुज DEF। ये D है, ये E और ये F। उल्टा हो गया क्या? DEF ऐसे लिखना चाहिए। DEF। त्रिभुज DEF लेते हैं और इसमें हम क्या देखते हैं कि कोण A, ये देखिए, ये इन दोनों में हम देखते हैं कि AB 7 सेंटीमीटर, AC 8, ये जो है ये 8 सेंटीमीटर और ये है 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहां देखिए, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 9 और ये 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि AC के बराबर DF, AB के बराबर DE और BC के बराबर EF। ठीक है। और यह भी हम देख रहे हैं कि ये देखिए कोण A बराबर, यह भी देख रहे हैं कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC के 6 अंग और त्रिभुज DEF के 6 अंग समान हैं। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? सर्वांग सम। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। यानी सभी अंग क्या है? समान है। इसके 6 अंग और इसके 6 अंग समान हो गए, इसलिए हम कहेंगे सर्वांग सम हो गए। तो किन्हीं 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए 6 अंग, एक त्रिभुज के 6 अंग दूसरे त्रिभुज के 6 अंग के बराबर होना आवश्यक है। किन्हीं 2 त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए 6 अंग, पहले त्रिभुज के 6 अंग दूसरे त्रिभुज के 6 अंग के बराबर होना आवश्यक है। लेकिन हमें सबको जांचने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ शर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे पास 5 शर्त हैं सर्वांग समता, यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता की हम लोग 5 शर्तों का अध्ययन करेंगे। और ये 5 शर्त हमें बता देंगे कि हमें 6 में से 6 अंगों को बराबर देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 3 का भी हम पता कर लेंगे तो बाकी 3 खुद ब खुद सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब ऐसा होता है,
या बराबर अंग अगर हो गए तो सर्वांग सम हो जाएंगे। तो सर्वांग समता के लिए हमें सभी अंगों को बराबर दिखाना आवश्यक नहीं है। तो उन शर्तों को हम लोग देख लेंगे। उन शर्तों के नाम हैं एस एस एस, एस एस, और क्या होगा एस और आर एच एस। ये 5 शर्त है सर्वांग समता की। अब इसका देख लेते ये क्या है। देखिए एस 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 यानी साइड साइड साइड, हिंदी में भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता शर्त या सर्वांग समता के नियम। यह नियम कहता है एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर हो जाए यानी समान हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा था, ये 3 भुजाएं, इसके भी ये देखिए 3 भुजाएं इसमें भी बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। तब हमें कोण के बराबर होने का इंतजार नहीं करना। 3 भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। दूसरी शर्त ए एस ए, एंगल साइड एंगल। एंगल मीन्स कोण होता है, साइड मीन्स भुजा और फिर एंगल मीन्स कोण। तो कोण भुजा कोण, ये देखिए ये अगर हम लेते हैं ऐसा, एक ऐसा लेते हैं, फिर ये इस तरह से लेते हैं। ये मानिए कि ये ए बी सी है और ये क्या है डी ई एफ। तो ए बी सी और डी एफ में ये देखिए एंगल ए बराबर अगर डी है, ए बराबर क्या है डी है, और ये साइड ए सी और ये डी एफ, और फिर ये एंगल देखिए C इज इक्वल टू, ये डबल करने का मतलब है कि ये बराबर दिखा रहे हैं। C बराबर क्या है F की, F A बराबर D, और दोनों के बीच की भुजा है AC और यहाँ क्या है DF। तो देखिए एंगल साइड में पहले क्या है कोण है, तब साइड है, फिर क्या है कोण है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो इस तरह से बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। एंगल साइड एंगल यानी क्या, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50। ये अगर 70 है तो ये भी कितना होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा। तो बाकी AB और BC, तो AB की लंबाई DE के लंबाई के बराबर होगी और BC की लंबाई EF के बराबर होगी, और कोण ये जो कोण है कोण B कोण E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें केवल 3 पर ध्यान देना है, समझ गए ना। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये किस शर्त को बता रहा है, ये बता रहा है एंगल साइड एंगल, है ना। ये सर्वांग समता शर्त है। ASA सर्वांग समता शर्त, नियम भी लोग कहते हैं इसे। ये सर्वांग समता की शर्त है ना। तो देखिए इसे हम जैसे ये SSS है तो ऐसे भी बता सकते हैं, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये देखिए ये इसके। ये जो लकीर हम खींच रहे हैं ना ये बराबर दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये जो है AC वो DF के बराबर है, AB DE के बराबर है और BC EF के बराबर है। तो ये SSS को दिखा रहा है, SSS सर्वांग समता शर्त को दिखा रहा है। तीसरा है AAS एंगल एंगल साइड।
तो हम दो त्रिभुज लेते हैं, एक लेते हैं ABC, यहाँ देखिए ABC, और एक लेते हैं DEF लेते हैं। इसमें कोण A बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण F, ये देखिए ऐसे होगा। और उसके बाद A और S, ये भुजा BC बराबर EF। समझ में आया? AS। तो यहां पर दो कोण लगातार में, दोनों कोण लगातार में इस तरह से, और उसके बाद जो भुजा है इसमें दो कोण और यह भुजा ये बराबर। अब देखिए, तो ये AS सर्वांग समता शब्द से हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। चौथा है SAS। SAS को देख लेते हैं हम लोग। अगर ये देखिए, ये ABC है और ये क्या है? DEF, ये DEF। यहां देखिए SAS देखना है ना, तो ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये बता रहा है किसको? SAS सर्वांग समता को। ये क्या दिखा रहा है? SAS सर्वांग समता शर्त, सर्वांग समता शर्त। ये है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। यह सर्वांग समता दो समकोण त्रिभुजों के लिए है। किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में यदि कर्ण और एक भुजा, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज और एक भुजा यानी ये साइड बराबर हो, तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जैसे देखिए, एक समकोण त्रिभुज यानी एक कोण कितने डिग्री का होगा? उसमें 90 डिग्री का। दो हो ही नहीं सकता है, दो होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी समकोण हो, एक कोण समकोण हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ABC एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और दूसरा हमारे पास जो त्रिभुज है, इसे हम क्या कहेंगे? ये D है ना, DEF। तो इसे भी ये 90 डिग्री है ना, F। तो दो समकोण त्रिभुज है, तो किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण ये है, ये कर्ण है, ये इसके बराबर है। AB इक्वल टू DE। आपको पता है कि समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। जैसे 90 डिग्री के ठीक सामने यही भुजा है ना। आपको पता है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो C के सामने की भुजा क्या है? AB है ना, AB है कर्ण। फिर यहाँ देखिए, समकोण है ना, समकोण के सामने की भुजा क्या है? DE। तो DE क्या है? कर्ण। तो कर्ण बराबर है, और एक भुजा मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं, ये भुजा यानी BC बराबर FE है। तो हाँ, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। इसमें भी हमें सभी 6 अंग मिलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 3 से ही काम चल रहा है। देखिए, समकोण त्रिभुज का कहने का क्या मतलब हुआ? समकोण त्रिभुज कहने का मतलब हुआ ये एक कोण इसमें 90 डिग्री का हो, है ना, समकोण हो, तो एक राइट एंगल तो मिल ही रहा है ना, दूसरा एक कर्ण है और तीसरा एक भुजा है। तो
तो दो समकोण त्रिभुजों में ये राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, तो ये RHS सर्वांग समता हो गई। क्या हो गई ये? RHS सर्वांग समता। ये सर्वांग समता, ये RHS सर्वांग समता शर्त हो गई। RHS सर्वांग समता शर्त, RHS सर्वांग क्षमता शर्त। हमारे सामने ये दो त्रिभुज हैं, है ना, वी हैव टू ट्रायंगल्स। देखिए, एक है ABC और दूसरा क्या है? DEF। ABC और DEF दो त्रिभुज हैं। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्या है? सर्वांगसम है, तो हम इस तरह से इसे हम संकेत के रूप में ऐसे लिखेंगे, ये त्रिभुज AB और क्या होगा? C, ABC। ये देखो सर्वांग समता का ये चिन्ह है, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, है ना? और ये जैसे बराबर का निशान होता है ना, ऐसे उसके ऊपर इस तरह से दे देंगे और फिर ऐसे, और ये क्या हो जाएगा? D E और क्या हो जाएगा? F, D E F। तो ये देखिए दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, तो हम इस तरह से दिखा देंगे। सर्वांग समता को हम इस चिन्ह के जरिए दिखाते हैं। अगर त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम है, तो ये देखिए शीर्ष A ढक देगा शीर्ष D को, B ढकेगा E को और C ढकेगा F को। तो देखिए A से किसका रिलेशन है? D का। A इज रिलेटेड टू D। B से रिलेशन होगा E का और C से रिलेशन होगा किसका? F का। यानी ढकने की बारी आएगी तो A को कौन ढकेगा? D, B को कौन ढकेगा? E और C को कौन ढकेगा? E। सॉरी, क्या है ये? F। चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सी भुजा किसको ढकेगी। एक तो शीर्ष हमने देख लिया, तो भुजा में क्या है? देखिए AB है, AB लेंगे ना, A के बाद B ले रहे हैं, तो यहाँ क्या लेंगे? D के बाद E। तो AB ढकेगा किसको? DE को। फिर मैं कहूंगा BC को कौन ढकेगा? EF ढकेगा। BC को कौन ढकेगा? EF ढकेगा। फिर AC को कौन ढकेगा? DF ढकेगा। क्लियर? AB को DE, BC को EF और AC को DF, या फिर CA को FD भी कह सकते हैं। समझ गए? यहां समझने दिक्कत नहीं है? तो इस तरह से कोण की बात करेंगे। जैसे उसी हो गया, तो वहीं कोण होगा, वहीं पर कोण होगा। तो कोण A कोण D को ढकेगा, कोण B कोण E को ढकेगा और कोण C किसको ढकेगा? कोण F को। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से A बराबर, कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण D हो जाएगा। कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण E हो जाएगा। और फिर हम कोण C की बात करेंगे तो कोण क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात मैंने आपको बता दी। देखिए AB इज इक्वल टू क्या होगा? AB इक्वल टू DE। बस ये सिंपल है, यहां देखेंगे ऐसे हो जाएगा। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू EF और CA इक्वल टू क्या होगा? FD। DF बोलेंगे, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सिलसिलेवार ढंग से है, किसके बाद कौन होगा ऐसे। तो ये समझ गए आप लोग। समान समता में AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF और CA इक्वल टू FD। अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांग सम है, क्या है?
सर्वांग सम है। तो कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के, कोण सी कोण एफ के, भुजा ए बी भुजा डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है, डी एफ के बराबर। तो ये सर्वांग सम त्रिभुज है। क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भाग मतलब क्या, किसके लिए कौन सा, संगत भाग को समझना है। देखिए कोण ए कोण डी को ढकेगा ना, इसलिए कोण ए के संगत है कोण डी, कोण बी के संगत ई, और कोण सी के संगत कोण एफ।